दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट 2 का एक और नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलित्र। ठीक है, सरल आवर्ती दोलित्र। इस वीडियो में आपको सरल आवर्ती दोलित्र के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। फिर इसके बाद हम इसकी चिरसम्मत व्याख्या अर्थात क्लासिकल एक्सप्लेनेशन और इसकी क्वांटम एक्सप्लेनेशन हम दोनों देखेंगे इस वीडियो में। क्लासिकल एक्सप्लेनेशन इसकी हम चिरसम्मत व्याख्या करेंगे और क्वांटम व्याख्या हम दोनों इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये यूनिट 2 का बीएससी थर्ड ईयर हमारे फिजिक्स का टॉपिक है। मेजर वालों के लिए है, मेजर वालों के लिए ये मेजर है और माइनर वालों के लिए ये माइनर है। ठीक है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्या मेजर है क्या माइनर है, या फिर इसके लिए कोई अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले सरल आवर्ती दोलित्र ये क्या होता है? सिंपल परिभाषा होती है, रैखिक प्रत्यानयन बल के अंतर्गत सरल आवर्ती गति करने वाले कण को सरल आवर्ती दोलित्र कहते हैं। अर्थात जैसे कोई कण किसी निश्चित बिंदु के अंतर्गत आगे पीछे गति करता है, आवर्ती गति करता है, तो ये कहलाता है सरल आवर्ती दोलित्र। ये तो सिंपल चीज़ है, एक छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो। ये बीएससी थर्ड ईयर में काफ़ी इसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो इसकी हम पहले करेंगे चिरसम्मत व्याख्या। चिरसम्मत व्याख्या ये अर्थात हमें इसका हल निकालना है, जो कि आप बीएससी फर्स्ट या सेकंड ईयर में इसमें किसी में है ये टॉपिक सरल आवर्ती दोलित्र वाला, और उसमें पूरी इसकी व्याख्या है। फर्स्ट ईयर में मेजर में है शायद, हाँ। तो सरल आवर्ती दोलित्र में जो इसकी चिरसम्मत व्याख्या है पहले मैं वो बताता हूँ, फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है क्वांटम व्याख्या और उसमें समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम चिरसम्मत व्याख्या। ठीक है, तो चिरसम्मत व्याख्या के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। बिंदु ए मान लो और यहाँ पर बिंदु बी मान लो, बीच में कहीं बिंदु ओ मान लो, मतलब ये बीच वाला बिंदु है और इसके आगे पीछे कोई कण हमारा दोलन कर रहा है, सरल आवर्ती गति कर रहा है। और यहाँ पर कोई बिंदु पी है x दूरी पर, अभी से मैं बताऊंगा आगे क्या है ये। ठीक है, तो ये कोई सरल आवर्ती दोलित्र है और इसकी साम्य स्थिति, ये साम्य बिंदु जो होता है ये बीच वाला है। और माना किसी समय t पर इसका साम्य स्थिति से विस्थापन x है। ठीक है, किसी समय में हमने देखा कि साम्य स्थिति से विस्थापन x है, तो जो प्रत्यानयन बल होता है F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। प्रत्यानयन बल F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। F बराबर माइनस के एक्स हो जाएगा, नंबर 1 डाल दो। ठीक है, के क्या होता है? के नीतांक होता है, जिसे दोलित्र का बल नीतांक कहते हैं। के बल नीतांक है, के बल नीतांक। ठीक है, अब न्यूटन का दूसरा नियम जो होता है, न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर एम डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर, ये होता है F बराबर एम में होता है ए का मान ये रख दे, डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर एक्सलरेशन त्वरण। ठीक है, अब इसे नंबर 2 डाल दो, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, 1 व 2 से। ये सब पिछली कक्षा में ये कर चुके हैं हम, तो इसलिए फास्ट कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, एम डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के अपॉन एम एक्स। और के अपॉन एम को हम ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, माना के अपॉन एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर नहीं प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। यहाँ तक बात हुई। 1 2 तीसरा इक्वेशन। अब इसमें हमें जो x इसका हल निकालना है। ठीक है, इसका हल निकालना है, तो इसका हल हम मानते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसका जो हल होता है, माना ये 3 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 3 का हल क्या है? x बराबर a साइन ओमेगा टी है, ये हम इसका मानते हैं हल। मामा x बराबर a साइन ओमेगा टी, जितने बार ये सॉल्व करेंगे हम यही हल मानेंगे। ठीक है, a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसकी कोणीय आवृत्ति निकाल लो। अब तो नॉर्मल चीज़ें निकालना है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति कहलाती है रूट के अपॉन एम। इसका मान होता है ओमेगा स्क्वायर बराबर के बटे एम, तो ओमेगा बराबर रूट के बटे एम। ठीक है, और आवृत्ति
आवृत्ति न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई बराबर 1/2 पाई रूट के बटे एम। आवर्तकाल निकाल लो। ये आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा 1/न्यू होता है। आवृत्ति का उल्टा आवर्तकाल होता है, ये तो पता ही होगा। तो 2 पाई रूट एम अपॉन के, ओमेगा अपान बटे में ओमेगा है तो रूट एम अपॉन के। अब स्थितिज ऊर्जा, दौलित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, v बराबर -0 से इन्फिनिटी एफ डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है दौलित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था f बराबर -kx, वहाँ से यहाँ मान रख दो। तो इंटीग्रेशन 0 से x और k dx, ठीक है, के बाहर x² बटे, तो लिमिट 0 से x है क्योंकि यहाँ पर x है, 0 से x, और बस यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन और लिमिट रख दो। तो v इक्वल टू के एक्स की लिमिट रख दो, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर, बस ये हो गई लिमिट। और एक मिनट, हाँ, या फिर इसका एक और आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे, अभी हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली, हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसकी? दौलित्र की। के बराबर 1/2 mv², ये तो पता ही होगा, ये फॉर्मूला होता है 1/2 m dx बटे dt का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है, v बराबर dx बटे dt, ठीक है। इसके बाद बराबर 1/2 m d अपॉन dt, x का मान a साइन ओमेगा t, ये तो बताया सबसे पहले, इसका हल निकाला था a साइन ओमेगा t। तो बस इसका अवकलन कर लेते हैं। अब आगे सिंपल है बिल्कुल, 1/2 m cos a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा होल स्क्वायर 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है, ओमेगा t 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², आगे पीछे ना करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो x बराबर a साइन ओमेगा टी था, x बटे a साइन ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की जगह x² बटे a² रख देते हैं, ठीक है। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x² अपॉन a², ये तो ठीक है, लासा ले लिया अपन ने इसका। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, एक स्क्वायर से a² कट जाएगा, a² माइनस x² टू m, और m ओमेगा स्क्वायर बराबर k, a² माइनस x², क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर k बटे m था, तो k बराबर m ओमेगा स्क्वायर, यही हमने पिछले पेज में अभी किया था, ठीक है। ओके, तो ये वाला हमारा क्या निकल आया, के मतलब गतिज ऊर्जा हमारी निकल आई यहाँ पर, ठीक है। अब कुल ऊर्जा निकालते हैं। कुल ऊर्जा E बराबर के प्लस वी, अभी ये चिरसम्मत व्याख्या चल रही है हमारी, के प्लस वी 1/2, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा 1/2 के, क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने रख दिया था 1/2 के a² माइनस x² प्लस 1/2 के x², तो वो हो जाएगा 1/2 के a² x² कट जाएगा, बराबर, या फिर E प्रोपोर्शनल टू a², ये हमारा एंड में चीज़ निकलती है, E प्रोपोर्शनल टू a²। इसके बाद अगले पेज में चित्र बना के थोड़ी यहीं पर बनाता हूँ चित्र, ठीक है, अगले पेज में डायरेक्ट चिरसम्मत व्याख्या शुरू कर देंगे। तो चित्र बना के थोड़ी सी थ्योरी है उसे समझा दूँ मैं बस। ठीक है, यहाँ से कर्व, ये है कर्व, और ये डिस्टेंस हो गई अपनी a, ये डिस्टेंस हो गई a, बीच में मूल बिंदु O, ये x अक्ष हो गई, ये बिंदु A, ये बिंदु B,
वी ये ई, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये वाला चित्र हो, अब इसे मैं समझाता हूँ। अब इस चित्र में ये है, देखिए ई यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है ई, क्योंकि कण का दोलन आयाम एक कुछ भी हो सकता है, कहीं तक भी, मतलब आयाम इतने इतने आयाम से भी कण हमारा दोलन कर सकता है और बड़े बड़े आयाम से भी कण दोलन कर सकता है। तो कुछ भी कण का आयाम हो सकता है, इतना हो सकता है और कम हो सकता और कम हो सकता है। अतः दोलित्र की ऊर्जा ई का कुछ भी मान हो सकता है, ई के सभी मान संभव हैं दोलित्र की ऊर्जा के। और जब हमारा कण किसी मूल बिंदु के आगे बीच दोलन करता है, इसे प्लस ए मान लो एक्स डायरेक्शन, इसे माइनस ए मान लो, कोई ये मूल बिंदु है, इसके आगे पीछे से दोलन करता है, तो हमारे कण के पायजन की प्रायिकता केवल इसी के बीच में होती है। और ये जो सीमा होती है ये हमारी कहलाती है चिरसम्मत सीमा, ठीक है। जो कण हमारा पाया जाता है प्लस ए और माइनस ए के बीच में पाया जाता है, वहीं पर प्रायिकता होती है और उसके बाहर पाया जाना संभव नहीं है, और उस सीमा को कहते हैं हम चिरसम्मत सीमा। हाँ, एक दूसरा पॉइंट हो गया। और एक और तीसरा पॉइंट, दोलित्र का जो वेग होता है हमारा, आपने देखा होगा जब अपन कोई दोलन, मान लो एक गेंद है, इसे धागे से बांधा और ऐसे ऐसे अपन ये दोलन करा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब गेंद यहाँ पर जाती है तो रुक जाती है हल्की सी, मतलब इस x बराबर प्लस ए या फिर x बराबर माइनस ए पर हमारा जो दोलित्र होता है उस पर इन दोनों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, और जो माध्य बिंदु होता है इस पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये पॉइंट नंबर 3 हुआ। अब इसकी शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से अपन क्वांटम व्याख्या। हाँ, तो क्वांटम व्याख्या ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए आप। क्वांटम व्याख्या, अब क्वांटम यांत्रिकी, क्योंकि हम क्वांटम यांत्रिकी ये फिजिक्स में पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में, तो हर चीज़ को क्वांटम लेवल पर हम देख रहे हैं। क्वांटम व्याख्या, इसके लिए हम श्रोडिंगर समीकरण, मैंने बताया था पिछले कुछ अपने वीडियोज़ में उसकी बात की है, तो श्रोडिंगर समीकरण, इसकी क्वांटम व्याख्या के लिए हम एक हल निकालेंगे, मतलब एक हल मानेंगे, फिर उस हल को हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है, डेल टू साई, साई क्या होता है, तरंग फलन होता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, उसका पूरा नाम 2m/h ई माइनस वी, यहाँ स्क्वायर होता है h स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, ठीक है। b बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर होती है, लो 1/2 एक्स स्क्वायर होती है। तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m/h स्क्वायर ई माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब बस इसे अलग अलग कर लो, सॉल्व ही इसे हम कर रहे हैं। बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच स्क्वायर 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साई भी दोनों जगह लगा दो, साई, ये साई इक्वल टू 0। अब इस माइनस वाले इस टर्म को हम इसी तरफ रखेंगे और इस प्लस वाले टर्म को हम उस तरफ माइनस में ले जाएंगे। तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा m अपॉन h के एक्स स्क्वायर साई बराबर माइनस 2m ई साई अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अब हम मानते हैं, माना m के अपॉन एच स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर एवं 2m ई अपॉन एच स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन। तो मान रख देते हैं डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन साई, इक्वेशन नंबर 4। और चूंकि ये जो समीकरण है नंबर 4, इसमें साई के गुणांक में एक्स स्क्वायर होने के कारण इसका हल ज्ञात करना बहुत कठिन है, इसलिए हम इसका अनंत स्पर्शी हल ज्ञात करते हैं। तो अनंत स्पर्शी हल के लिए अनंत स्पर्शी हल ज्ञात करते हैं इसका हम। तो इसके लिए होता है, यदि x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर एप्सिलॉन, हाँ, ठीक है। अब चूंकि ये वाला पद बहुत बड़ा है एप्सिलॉन से, तो हम लिखेंगे अपना समीकरण डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर
साई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब माना इस समीकरण का हल, इसका हम हल मानेंगे, फिर हम इसमें इस हल को प्रूफ करेंगे। माना हल साई इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हम हल ये हमने माना है, माना इसका हल ये है। अब इस हल को हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो इस हल को हम प्रूफ करते हैं। हल क्या है हमारा, साई इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इस हल को प्रूफ करने के लिए हम इसका 2 बार डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल करते हैं, चलिए। डेल साई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ई की पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू 2x। ठीक है ना, हाँ ठीक है। और 2 से 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा अल्फ़ा एक्स। तो लिखते हैं प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, ई की पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या निकला, डेल साई अपॉन डेल एक्स का मान। ठीक है, डेल साई अपॉन डेल एक्स का मान। अब इसका निकालेंगे हम डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो चलिए, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, इसमें फर्स्ट सेकंड से करेंगे, दोनों में एक्स है तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे। सेकंड का डिफरेंशियल प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और बचेगा वही प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स, क्योंकि अभी हमने ऊपर किया है इसका डिफरेंशियल। और सेकंड फंक्शन ई की पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, आई बात समझ में, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों हमारे गुणा में हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लिखते हैं अपन अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फ़ा, और ये दोनों अंदर आ गया, इन्हें अपन कॉमन कर लेते हैं, डायरेक्ट सीधा एक टर्म बता रहा हूँ, प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों का अपन ने कॉमन कर लिया और इन दोनों गुणा करके इसे इसके साथ लिख लिया। ठीक है, इस तरफ ये और लिख लेंगे डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब चूँकि अल्फ़ा एक्स बहुत अधिक है, अल्फ़ा एक्स बहुत अधिक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फ़ा, ये अप्रॉक्सीमेटली होगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी बहुत भी जुड़ जाए घट जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्फ़ा एक्स बहुत अधिक राशि है, इसलिए थोड़ी बहुत भी जुड़ जाए या फिर कम हो जाए तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसी के बराबर लगभग ये होगा। तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर ई की पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, और इसका मान है साई, ये हमने शुरू में देखा था, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई, या डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई, अपन ने पक्षांतर कर लिया इसका इस तरफ। ठीक है, अब स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि आपको अगर याद हो तो हमने इसी वाले इक्वेशन का हल हमने क्या माना था, ये माना था, और इसका 2 बार डिफरेंशियल करने पर हमें फिर से वही इक्वेशन प्राप्त हो गया। समझ में आई बात, हमने इसका हल माना था ये साई इक्वल टू ये, इसका 2 बार डिफरेंशियल करने पर हमें सेम वही इक्वेशन प्राप्त हो गया। अतः स्पष्ट है कि जो हमारा हल है साई बराबर ई की पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हल हमारा बिल्कुल सही है। ऐसा ये क्या है, हल है। अब देखो प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये और चीज़ सुन लो कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, पहले साई इक्वल टू ई की पावर प्लस, चलो ठीक है, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक ये हो गया, और साई बराबर माइनस अल्फ़ा प्लस, जो ठीक है, माइनस अल्फ़ा सॉरी ई के बार माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक ये हो गया, 2 हल हो गए। अब इनमें से ये वाला हल नहीं होगा, ये वाला हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम हल के अनुसार, मतलब जो पॉजिटिव वाला हल है इसके अनुसार जो हमारा मॉड साई स्क्वायर होता है, मॉड साई स्क्वायर का मान हल के अनुसार x का मान बढ़ाने पर मॉड साई स्क्वायर का मान बढ़ेगा, जबकि इसमें x का मान घटेगा। तो x का मान, ध्यान सुनना, x का मान बढ़ाने पर मॉड साई स्क्वायर का मान इसके लिए, इस वाले हल के लिए बढ़ता है, और इस वाले हल के लिए x का मान बढ़ाने पर मॉड साई स्क्वायर का मान घटता है। अब चूंकि राशि मॉड साई स्क्वायर
एक्स अक्ष के अंदर पाए जाने की प्रायिकता तभी होती है जब एक्स का मान अनंत की ओर बढ़े, तब इसका मान सतत रूप से घटना चाहिए, और इसमें नहीं घटता, इस वाले हल में घटता है। इसलिए श्रोडिंगर समीकरण का हल साई इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ये होगा हमारा हल। क्या होगा? ये होगा इसका चिरसम्मत यांत्रिकी में, चिरसम्मत व्याख्या में, ये हमारा श्रोडिंगर समीकरण का हल। थोड़ी बड़ा टॉपिक है ये, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ लेना आप। तो ये वाला वीडियो हमारा यूनिट 2 का कंप्लीट होता है। इसके बाद मिलते हैं हम यूनिट 3 के साथ।